नमस्कार। दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आंचल। आज इस बुलेटिन में बात होगी एयर इंडिया के प्लेन क्रैश की, तेजस्वी के नेतृत्व में हुई महागठबंधन की बैठक की। देखेंगे कैसे रोजगार क्रांति लाएंगे राहुल गांधी, जैसे सूर्यकांत के बयान को। जानेंगे कांग्रेस ने मोदी सरकार की विदेश नीति पर उठाए क्या सवाल। और बुलेटिन के आखिर में बात पीएम मोदी को कनाडा से मिले न्योते पर उठते सवालों की। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। अखिलेश यादव का बड़ा फैसला, कुशीनगर छोड़ पार्टी के सभी जिलाध्यक्ष हटाए, नए सिरे से होगी नियुक्ति। देश में कोरोना के एक्टिव केसेस में इजाफा, 7,154 पहुंची कुल सक्रिय केसों की संख्या, लोगों से एहतियात बरतने की अपील। महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने राष्ट्रपति को लिखी चिट्ठी, महाराष्ट्र सरकार को बर्खास्त करने की मांग, चुनाव में धांधली का लगाया आरोप। लाल निशान पर बंद हुआ शेयर बाजार, 823 अंकों की गिरावट के साथ 81,691 पर बंद हुआ सेंसेक्स, तो वहीं 253 अंकों की गिरावट के साथ 24,888 पर बंद हुआ निफ्टी। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। गुजरात के अहमदाबाद में बड़ा हादसा हुआ है। एयर इंडिया का फ्लाइट नंबर AI-171 उड़ान भरने के कुछ ही मिनट में क्रैश हो गया। क्रैश साइट से आसमान में धुआं का गुबार काफी ऊंचा उठता दिखाई दिया। रनवे से ही ये धुआं उठता दिखाई दिया। जैसे ही हादसे की जानकारी मिली, रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंच गई और अपना काम शुरू कर दिया। हादसे की वीडियो लगातार वायरल हो रही है। प्लेन में क्रू मेंबर समेत करीब 242 यात्री सवार थे। ये विमान अहमदाबाद से लंदन जा रहा था और अहमदाबाद एयरपोर्ट से टेक ऑफ करने के कुछ देर बाद मेघानी नगर के पास क्रैश हो गया। एयरपोर्ट से मेघानी नगर की दूरी लगभग 15 किलोमीटर है। हादसे के तुरंत बाद फायर ब्रिगेड की 7 गाड़ी मौके पर पहुंच गई और आग बुझाने का काम शुरू किया। ऐसे में एयरपोर्ट के सभी रास्ते बंद कर दिए गए। हादसे का शिकार हुआ विमान बोइंग कंपनी का बनाया है। बोइंग 787 ड्रीम लाइनर को एयर इंडिया ने 11 साल पहले अपने बेड़े में शामिल किया था। दिसंबर 2013 में इसे बोइंग से खरीदा गया था। एयर इंडिया के अलावा भी कई एयरलाइंस इनका इस्तेमाल करती हैं। इस विमान में 2 क्लास कॉन्फ़िगरेशन है, जिसमें बिजनेस क्लास में 18 सीटें और इकोनॉमी क्लास में 238 सीटें होती हैं, यानी 256 सीट होती हैं। और इसमें से अधिकांश सीटों पर यात्री मौजूद थे, जिसमें गुजरात के पूर्व सीएम विजय रूपाणी का नाम भी शामिल है। वहीं इस घटना के बारे में जानकारी देते हुए DGCA ने बताया कि अहमदाबाद से लंदन की तरफ उड़ान भरने वाली एयर इंडिया की फ्लाइट 2787 ड्रीम लाइनर विमान एक रिहायशी इलाके में दुर्घटनाग्रस्त हो गया है। इस विमान ने दोपहर 1:38 पर उड़ान भरी थी। उड़ान भरने के 5 मिनट बाद ही ये विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया। घटना के वक्त विमान में पायलट इन कमांड सुमित सभरवाल, सह पायलट क्लाइव कुंदर के साथ 12 क्रू मेंबर और 232 यात्री सवार थे। कैप्टन सुमित सभरवाल एक LTC हैं, जिन्हें 8200 घंटों का अनुभव है। LTC का मतलब है लाइन ट्रेनिंग कैप्टन। ये अनुभवी पायलट होते हैं जो दूसरे पायलटों को ट्रेनिंग देते हैं। वहीं दूसरी तरफ उनके साथी पायलट क्लाइव कुंदर के पास 1100 घंटों की उड़ान का अनुभव है। गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल ने विमान हादसे पर ट्वीट किया। अहमदाबाद में एयर इंडिया के यात्री विमान के हादसे की घटना से मुझे गहरा दुख हुआ है। मैंने अधिकारियों को तत्काल बचाव और राहत कार्य चलाने और घायल यात्रियों के तत्काल उपचार की व्यवस्था युद्ध स्तर पर करने के निर्देश दिए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी मुझसे बात की है और पूर्ण सहयोग का आश्वासन दिया है। जो वीडियो सामने आ रहे हैं उसमें साफ देखा जा सकता है कि विमान ऊंचाई तक गया और फिर तेजी से नीचे की तरफ आया और क्रैश हो गया। हालांकि अभी तक इस हादसे की असली वजह का पता नहीं चल सका है, लेकिन इस घटना ने कई बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या ये मानवीय भूल के चलते हुआ हादसा है, या फिर कोई तकनीकी खराबी के चलते विमान क्रैश हुआ, या फिर ये किसी साजिश का शिकार हुआ है? विमान हादसे को लेकर पीएम मोदी, विपक्ष के नेता राहुल गांधी सहित तमाम लोगों ने दुख जताया है। हादसा क्यों हुआ ये जांच के बाद ही सामने आएगा, लेकिन सबसे ज्यादा सवाल बीजेपी सरकार पर ही उठ रहे हैं। बीजेपी की घेराबंदी गुजरात से लेकर बिहार तक हो रही है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर महागठबंधन की बैठक हुई, तो क्या कुछ हुआ इस बैठक में, देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार में विधानसभा चुनाव के चलते सत्ता पक्ष और विपक्ष तैयारियों में लग गया है। एनडीए में जहां बिखराव बढ़ता जा रहा है, तो वहीं महागठबंधन एकजुट होता जा रहा है। एनडीए की अभी तक एक भी बैठक नहीं हो पाई है, वहीं महागठबंधन की चौथी बैठक हुई, जिसमें गठबंधन के सभी घटक दल मौजूद रहे। ये बैठक नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के पटना स्थित आवास पर हुई। महागठबंधन की इस बैठक में घटक दल राजद, कांग्रेस, वाम दल और वीआईपी के नेता शामिल हुए। इसके अलावा कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्यों के साथ ही सभी उप समितियों के सदस्य
सदस्य भी मौजूद रहे। जानकारी के अनुसार इस बैठक में बिहार में सीट बंटवारे के फॉर्मूले पर बातचीत होने की संभावना जताई गई थी। हालांकि इस पर अभी कोई फाइनल रिजल्ट सामने नहीं आया है। महागठबंधन की ये बैठक बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के नेतृत्व में की गई। महागठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी के अध्यक्ष तेजस्वी यादव ने सभी घटक दलों से चुनाव लड़ने वाली सीटों का ब्यौरा मांगा है। सभी से 5वीं मीटिंग से पहले इसकी जानकारी कमेटी को देने को कहा गया है। वहीं बैठक के बारे में जानकारी देते हुए सीपीएम विधायक ने कहा कि इस बैठक में कानून व्यवस्था को लेकर संयुक्त रूप से आंदोलन करने का प्रस्ताव भी पारित किया गया। आने वाले दिनों में नीतीश सरकार को घेरते हुए महागठबंधन कानून व्यवस्था के मुद्दे पर एकजुट होकर आंदोलन करेगा। यानी एनडीए अभी तक शुरुआत भी नहीं कर पाया है और महागठबंधन ने 5वीं मीटिंग की तैयारी कर ली। दावा किया जा रहा है कि अगली मीटिंग में सीट बंटवारा फाइनल हो जाएगा। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर बात बनती दिखाई दे रही है तो एनडीए दबाव में दिखाई दे रहा है और ये दबाव राहुल गांधी के चलते और भी ज्यादा बढ़ता दिख रहा है। राहुल गांधी लगातार मोदी सरकार की नीतियों पर सवाल उठा रही हैं और अब उन्होंने रोजगार सहित तमाम मुद्दों पर सरकार को घेरा है। तो क्या कुछ कहा राहुल ने, देखिए इस रिपोर्ट में। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। राहुल ने कहा कि पीएम मोदी ने हर साल 2 करोड़ नौकरियां देने का वादा किया था, जो अब एक जुमला बनकर रह गया है। राहुल ने कहा पीएम मोदी ने 11 साल में हर वादा तोड़ा, 2 करोड़ नौकरियां जुमला बन गया। पकौड़े तलवाए, फॉर्म भरवाए, लेकिन कोई दिशा नहीं दी। डिग्री के बाद भी नौकरी नहीं, तैयारी के बाद भी भर्ती नहीं, मेहनत के बाद भी सम्मान नहीं। ये सिर्फ बेरोजगारी नहीं, ये देश के युवाओं की उपेक्षा है। उन्हें एक सपना दो, उन्हें राष्ट्र निर्माण में भागीदार बनाओ। रोजगार क्रांति अब जरूरी है, लेकिन ये सरकार ये समस्या सुलझा नहीं सकती, क्योंकि यही इसका कारण है। राहुल ने अपने पोस्ट में यह भी कहा कि मौजूदा सरकार बेरोजगारी की समस्या का समाधान करने में पूरी तरह से फेल साबित हुई है, क्योंकि वही उसकी जड़ में है। उन्होंने युवाओं को राष्ट्र निर्माण में भागीदार बनाने और उनके लिए नए अवसर पैदा करने की भी अपील की। उन्होंने सरकार से मांग की कि बेरोजगारी के मुद्दे पर ठोस कदम उठाए जाएं और युवाओं के भविष्य को प्राथमिकता दी जाए। उन्होंने रोजगार क्रांति को समय की मांग बताते हुए इसे लागू करने के लिए वैकल्पिक दृष्टिकोण की जरूरत पर भी जोर दिया। राहुल गांधी मोदी सरकार को उसके वादे याद दिला रही हैं, तो सुप्रीम कोर्ट के जज सरकार को संविधान की ताकत बता रही हैं। सीजेआई बी.आर. गवई के बाद सुप्रीम कोर्ट के सबसे वरिष्ठ जज जस्टिस सूर्यकांत ने लोगों को न्याय दिलाने को लेकर भी बड़ा दावा किया है। तो क्या कुछ कहा जस्टिस सूर्यकांत ने, देखिए इस रिपोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस सूर्यकांत ने सोशल मीडिया पर वायरल हो रही गलत जानकारी, भावनात्मक टिप्पणियां और मीडिया ट्रायल से जुडिशियल इंडिपेंडेंस को गंभीर खतरा बताया है। जस्टिस सूर्यकांत वो जज हैं जो बी.आर. गवई के रिटायरमेंट के बाद देश के अगले सीजेआई होंगे। सैन फ्रांसिस्को में जुडिशियल इवोल्यूशन इन डिजिटल एज विषय पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि डिजिटल दुनिया कोर्ट को लोगों के करीब तो लेकर आ गई, लेकिन इसके साथ नई चुनौतियां भी आई हैं। उन्होंने बताया कि आज की हाइपर कनेक्टेड दुनिया में एक नया डिजिटल पब्लिक तैयार हुआ है, जो मुखर, अधीर और अक्सर कम जानकारी वाला है। ये लोग कानून को समझने की बजाय भावनाओं से प्रभावित होकर अपनी राय बनाते हैं। कोर्ट के फैसलों को लोग समझने से पहले सोशल मीडिया पर जज करने लगते हैं, जिससे भ्रम, नकारात्मकता और भरोसे की कमी पैदा होती है। जजों पर ट्रोलिंग और पर्सनल अटैक भी अब आम हो गए हैं, जो न सिर्फ कोर्ट की साख को नुकसान पहुंचाते हैं, बल्कि लोकतंत्र के लिए भी खतरा हैं। जस्टिस सूर्यकांत ने आगे कहा कि कोर्ट की ताकत उसकी नैतिक साख और जनता के भरोसे में है, न कि जबरदस्ती में। उन्होंने कहा कि भारत की न्याय व्यवस्था अपनी सीमाओं से बाहर भी भारतीयों के साथ न्यायपूर्ण व्यवहार करती है। इंडियन जुडिशरी न केवल देश में बल्कि प्रवासी भारतीयों की संपत्ति, उत्तराधिकार, वैवाहिक विवाद जैसे कानूनी समस्याओं के समाधान को लेकर भी मुखर रहती है। प्रवासी भारतीयों के सामने बोलते हुए जस्टिस सूर्यकांत ने कहा कि भारतीय संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाएं जैसे न्यायपालिका न केवल भारत में बल्कि प्रवासी भारतीयों के लिए भी गर्व का विषय है। न्यायपालिका की भूमिका को संविधान की आत्मा का रक्षक बताते हुए उन्होंने कहा कि ये संस्थान समानता, भाईचारा और मानव गरिमा जैसे मूल्यों की रक्षा करता है। जस्टिस सूर्यकांत के बयान से साफ है कि न्याय के लिए कोर्ट को जरूरत पड़ती है तो वो अपनी शक्तियों का पूरा इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेगा। तो वहीं अमेरिका की तरफ से जिस तरह से भारत को लगातार झटके दिए जा रहे हैं और पाकिस्तान को लेकर नरमी दिखाई दे रही है, उसने मोदी सरकार की विदेशी नीति पर सवाल खड़े कर दिए हैं। तो क्या है पूरा मामला, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। डोनाल्ड ट्रंप भारत और पाकिस्तान को बराबर मान रहे हैं। ट्रंप सरकार की तरफ से भारत के खिलाफ सख्त तेवर अपनाए जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ पाकिस्तान को लेकर नरमी बरती जा रही है, जिसे लेकर अब भारत में मोदी सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने मोदी सरकार की भारत की कूटनीति को फेल करार दिया है। साथ ही भारत और अमेरिका संबंधों पर भी सवाल खड़े किए। जयराम ने कहा कि 3 बड़े सवाल उठ रहे हैं। पहला, अमेरिका के सेंट्रल कमांड चीफ जनरल माइकल कुरिल्ला ने पाकिस्तान को आतंकवाद के खिलाफ साझेदार बताया। एक तरफ पाकिस्तान खुलकर ये कबूल कर रहा है कि उसने अमेरिका की मदद के लिए सालों तक आतंकवादियों को पैदा किया,
अमेरिका उसके साथ खुलकर खड़ा दिखाई दे रहा है। और दूसरा, अमेरिका ने पाकिस्तान आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर को 14 जून को अमेरिकी सेना के 250वीं वर्षगांठ पर आयोजित परेड में भाग लेने के लिए न्योता भेजा है। ये वही असीम मुनीर है जिसने पहलगाम आतंकी हमले से ठीक पहले भड़काऊ और उकसावे बयान दिए थे। उनके बयानों से ही आतंकियों को बल मिला। तीसरा, अमेरिकी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने एक बार फिर कहा कि भारत और पाकिस्तान में तनाव को कम करने में डोनाल्ड ट्रंप और विदेश मंत्री मार्को रूबियो की भूमिका रही है। कांग्रेस नेता ने कहा कि मोदी सरकार की विदेश नीति हमारे लिए बड़े झटके के समान है। इसके साथ ही चेतावनी और चुनौती भी है। प्रधानमंत्री जो सर्वशक्तिमान और सर्वव्यापी हैं, उन्हें अब सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए। उन्होंने विदेश यात्राओं पर गए सांसदों से मुलाकात की है। अब विपक्षी दलों के नेताओं से भी मिलना चाहिए। कांग्रेस ने मोदी सरकार की विदेश नीति पर सवाल उठाए, तो सवाल गोवा कांग्रेस के नेता और पूर्व ब्यूरोक्रेट्स ने बीजेपी की सरकार और चुनाव आयोग दोनों पर उठाए हैं। उन्होंने दावा किया है कि गोवा में वोटिंग लिस्ट में बड़ी गड़बड़ी करने की तैयारी हो रही है। तो क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट में। गोवा में 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले चुनावी प्रक्रिया में गड़बड़ी के गंभीर संकेत सामने आए हैं। पूर्व अधिकारी एल्विस गोम्स ने एक वीडियो में बताया कि पणजी विधानसभा क्षेत्र में 30 में से 28 बूथ लेवल ऑफिसर्स यानी BLOs को बदल दिया गया है, जो चुनावी रोल में हेरफेर की कोशिश हो सकती है। ये घटना विपक्ष के बीजेपी पर लगाए चुनाव धांधली के आरोपों को और पुख्ता करती है। जरा आप भी देखिए ये वीडियो। The booth level officers, there are in all 30, 28 have been replaced. We will not call replaced, they have been, some other booth level officers have been posted without speaking about what happens to the other existing booth level officers. गोम्स ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के लेख मैच फिक्सिंग महाराष्ट्र का हवाला देते हुए कहा कि महाराष्ट्र में भी ऐसी ही अनियमितताएं देखी गई हैं, जहां वोटर रजिस्ट्रेशन में गड़बड़ियां पाई गई। उन्होंने गोवा के लोगों से अपील की कि वे अपनी वोटर लिस्ट चेक करें और किसी भी असामान्यता पर तुरंत आपत्ति दर्ज कराएं। गोम्स का कहना है कि अगर हम नहीं जागे तो 2027 में लोकतंत्र खतरे में पड़ सकता है। वहीं पणजी में बीजेपी का लगातार जीत का इतिहास भी इन चिंताओं को और बढ़ा रहा है। गोम्स ने चुनाव आयोग से भी सवाल किया कि क्यों केवल एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही ऐसे बदलाव किए गए हैं। इंडिया गठबंधन तो लंबे वक्त से चुनाव की प्रक्रिया पर सवाल उठा ही रहा है कि अब गोम्स ने भी इस पर बहस छेड़ दी है। अब इस मामले में आगे क्या होता है ये देखना होगा। और बुलेटिन के आखिर में बात मोदी सरकार को कनाडा से मिले न्योते पर हुए खुलासे की। कनाडा में आयोजित होने जा रहा G7 समिट इस वक्त चर्चा का विषय बना हुआ है। पहले इस समिट में पीएम मोदी को न्योता न दिए जाने पर बवाल छिड़ा हुआ था और अब पीएम मोदी को न्योता देकर भी कनाडाई पीएम मार्क कार्नी बुरी तरह से घिर गए हैं। इस बीच खबर आ रही है कि कनाडा ने पीएम मोदी के इस दौरे पर शर्त लगा दी है, जिसके बाद भारत कनाडा के रिश्तों को लेकर सवाल खड़े हो गए हैं। तो कनाडा ने पीएम मोदी के दौरे से पहले क्या रखी हैं शर्तें, क्या है इनके मायने, जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। कनाडा में G7 समिट का आयोजन विवादों से घिर गया है। कनाडा के पीएम मार्क कार्नी ने आखिरकार पीएम मोदी को G7 समिट का न्योता दे दिया है, जिसके बाद कई तरह के सवाल उठने लगे हैं कि आखिर इस इनविटेशन में इतनी देर क्यों लगी, जबकि भारत तो हमेशा से G7 समिट में शिरकत करते रहा है। और अब इसका जवाब भी सामने आ गया है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक कनाडा ने भारत को सशर्त न्योता दिया है। पीएम कार्नी ने पीएम मोदी के सामने कानून प्रवर्तन संवाद यानी लॉ एनफोर्समेंट डायलॉग की शर्त रखी थी, जिस पर अब उनका कहना है कि मोदी ने सहमति जता दी है। कनाडाई मीडिया के मुताबिक कार्नी ने कहा कि हम अब अहम रूप से कानून प्रवर्तन वार्ता जारी रखने पर सहमत हो गए हैं, इसलिए इस दिशा में कुछ प्रगति हुई है जो जवाबदेही के मुद्दों को मान्यता देती है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कनाडाई पीएम ने इस बात पर जोर दिया कि मोदी को निमंत्रण देने के पीछे ये भी एक बड़ा कारण था। हालांकि इस दौरान उन्होंने निज्जर की जान लेने के मामले का स्पष्ट रूप से जिक्र तो नहीं किया, लेकिन इस वार्ता को इसी मुद्दे से जोड़कर देखा जा रहा है। वहीं पीएम मोदी ने इस वार्ता को लेकर कहीं कोई जिक्र नहीं किया है। दरअसल कनाडा और भारत के रिश्तों में आई कड़वाहट के पीछे की मुख्य वजह निज्जर मामले को माना जाता है। कनाडा के पूर्व पीएम जस्टिन ट्रूडो ने इसकी साजिश में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह जैसे दिग्गजों का भी नाम जोड़ दिया। हालांकि अब तक कनाडा इसके सबूत पेश नहीं कर पाया। ऐसे में अब इस लॉ एनफोर्समेंट डायलॉग को निज्जर मामले से जोड़कर देखा जा रहा है। और अगर भारत ये समझौता करता है तो एक तरह से कनाडा, जो अब तक भारत पर आरोप लगाता आ रहा था, ये समझौता उसका कबूलनामा होगा। फिलहाल इस पर भारत की प्रतिक्रिया का इंतजार हो रहा है। अब देखना होगा कि क्या पीएम मोदी का ये दौरा दोनों देशों के रिश्तों में नरमी ला पाएगा या ये वार्ता इस तनाव को और बढ़ाने का काम करेगी। तो आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।